हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 की विज्ञान और इसका अध्याय 4 परमाणु की संरचना के बारे में। अपन रिवीजन पर्पस से पढ़ेंगे। आपकी वार्षिक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु और अणुओं से। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है? कोई भी एक तत्व है, जैसे मान लो सोने की बात कर लेते, और ये है चांदी अर्जेंटम, और ये AU यानी औरम यानी सोना। तो सोने का परमाणु चांदी के परमाणु से भिन्न कैसे होता है? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, यानी कि क्या इनको वास्तव में बांटा नहीं जा सकता? जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। डाल्टन ने ये बोला था कि परमाणु के भीतर जो अन्य छोटे घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणिक कणों और परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे। अपरमाणिक कणों यानी परमाणु के अंदर जो कण विद्यमान होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल, यानी कि डाल्टन का, फिर ये थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का, फिर बोर का, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब देखिए आगे की बात करते हैं अपन, जिनसे ये पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणुओं की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। 19वीं सदी में वैज्ञानिक के सामने एक समस्या थी कि परमाणु की संरचना कैसी होती है और उनके गुण क्या होते हैं। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। देखिए, परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर वैद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थिति के अध्ययन से मिलता है। अब अपन बात करते हैं पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थ में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है? ध्यान से देखिए। तो देखिए, छोटे कंघी और अपन ने कांच की छड़ का ये जो प्रयोग किया है, तो इन क्रियाकलापों से हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है। यह आवेश कहाँ से आता है? तो हमें ये पता चला कि परमाणु क्या है? विभाज्य है और आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ है। ये आवेश वही वाले है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणिक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता। 19वीं शताब्दी तक पता चल गया था कि इसमें एक अपरमाणिक कण इलेक्ट्रॉन तो विद्यमान होता ही है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। इसका पता किसने लगाया कि परमाणु में एक अपरमाणिक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है? इसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में, कब? 1886 में ई गोल्डस्टीन ने एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। 1886 में गोल्डस्टीन ने एक विकिरण की खोज की जिसको इन्होंने कैनाल किरण नाम दिया। अब देखिए आगे, ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। ये जो कैनाल किरणें थी, इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तो था, लेकिन विपरीत था। इसका मतलब उसका आवेश क्या था? पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव था। तथा इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। मान लो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर 1 ग्राम मान ले, तो उनका द्रव्यमान कितना था? 2000 ग्राम था, यानी 2000 गुना भारी थे।
अब देखिए आगे, उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। तो ई गोल्डस्टीन ने जिन कैनाल किरणों की खोज की थी उनको नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है। इसका जो भार है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना होता है? 2000 गुना भारी होते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई माइनस द्वारा और प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को तो ई माइनस द्वारा दर्शाते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस द्वारा दर्शाते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना लिया जाता है? 1 इकाई लिया जाता है और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य माना जाता है, जो आवेश है वो -1 माना जाता है। अपन बात करते हैं आगे। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन। तो उसके बाद में ऐसा माना गया कि परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने, जो परस्पर आवेशों को क्या करते? संतुलित। और इस प्रकार जो परमाणु है वो उदासीन बना रहता है। मान लो कि अंदर 15 प्रोटॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस प्रकार ये पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश को निरस्त कर देता है और जो परमाणु है वो कुल मिला के क्या? उदासीन बना रहता है। क्या बना रहता है? उदासीन बना रहता है। यह भी प्रतीत होता है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। ये भी पता लगाया गया कि प्रोटॉन है वो तो परमाणु के भीतरी भाग में होते हैं, यानी कि प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते परमाणु में से, लेकिन इलेक्ट्रॉन है वो बाहर होते हैं और बाहर से इनको बाहर निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की ये परमाणु की इस कक्षा से बाहर निकाला जा सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था, ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं? हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि आखिर में ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल के परमाणु कैसे बनाते हैं? क्या ये ऐसे लगे होते हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर था होता है? मतलब इसकी संरचना कैसी थी परमाणु की संरचना? या फिर ऐसे होता है जैसे प्रोटॉन ये है और इलेक्ट्रॉन इधर कॉर्नर पे, इधर कॉर्नर पे। आखिर में परमाणु की संरचना किसी को पता नहीं चल रही थी। फिर धीरे धीरे आगे क्या किए गए? बहुत सारे प्रयोग किए। तो इन्हीं प्रयोगों के बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, शांति से सुनिए, ध्यान से। परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी, परमाणु को ना तो बांटा जा सकता है और ना ही ये नष्ट होते हैं। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण, एक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। डाल्टन ने बोला ना कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन उस परमाणु को भी बांटा जा सकता है, किसमें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। अब ये जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहला जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? जे टॉमसन ने, कि भाई परमाणु इस प्रकार का होता है। अब देखिए आगे टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। ये जो केक होता है, जैसे मान लो ये केक है, ये जैसे केक है ये, और इसमें यहाँ पे ये सब लगे होते हैं सूखे मेवे वगैरह, जो भी ऊपर जेली वगैरह लगी होती है। और ये मान लो क्या है, ये मोमबत्ती है, ठीक है। तो जे टॉमसन ने बोला था कि ये क्रिसमस केक की तरह होता है। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला, जैसे जिस प्रकार ये जो पूरा जैसे चॉकलेटी भाग है, ये पूरा केक चॉकलेट है जैसे मान लेते हैं, ये चॉकलेटी भाग है वो तो पूरा धनावेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। और इसमें जो अंदर जेली और जो भी लगे होते हैं, ये सूखे मेवे वगैरह जितने भी, वो सारे इलेक्ट्रॉन लगे हुए होते हैं। इसका एक उदाहरण तरबूज भी आप ले सकते हैं कि तरबूज का जो लाल भाग होता है पूरा, तरबूज का जो पूरा लाल भाग होता है वो तो आप इसको तो मान सकते हो, पूरा क्या मान सकते हो, इसको तो धनावेश मान सकते हो। और इसमें जो अंदर जो बीज धसे रहते हैं, तरबूज के अंदर जो बीज धसे रहते हैं छोटे छोटे, उसको आप इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। तो देखिए आगे, तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए होते हैं। ये किसका मॉडल था? टॉमसन का। किसका मॉडल था? टॉमसन का। इस मॉडल को
प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब देखिए आगे ये रहा थॉमसन का मॉडल। देखिए ये जो पूरा ये जो भाग है ये तो पूरा धनावेशित भाग है और ये अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे बीज की तरह धसे रहते हैं। अब थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया, देखिए थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया, तो थॉमसन ने परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं, एक दूसरे को वैद्युतीय रूप से उदासीन कर देते हैं। और थॉमसन ने बोला कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए थॉमसन ने बोला कि जो परमाणु है वो पूरा धनावेशित गोला होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रहते हैं, पूरा धनावेशित गोला था, कुछ भी जगह खाली नहीं होती। जैसे आप मान लो कि बड़ा सा तरबूज है, तो तरबूज में ये जो लाल भाग है अंदर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे प्रयोग हुए तो आगे प्रयोगों से पता चला कि इलेक्ट्रॉन ये जो परमाणु में अधिकांश भाग क्या होता, खाली होता। इसकी व्याख्या थॉमसन नहीं कर सका। तो अपन आगे इन मॉडलों के बारे में देखने वाले। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली जो लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर क्या थी, मोटी थी, और इसमें इन्होंने क्या किया कि अल्फा कण स्रोत लिया और उस अल्फा कणों को क्या किया, उस सोने की पतली पन्नी पर टकराया। तो आगे इस प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए पहले तो इस प्रयोग के बारे में देखिए उन्होंने क्या क्या किया। देखिए उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, और सोने को आपको पता है कि सोने को बहुत पतला किया जा सकता है। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। कितनी मोटी थी, 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण कैसे होते हैं, हीलियम कण होते हैं द्वि आवेशित, ठीक है। अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। 4 म्यू इनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, इसलिए इनके पास बहुत ऊर्जा पर्याप्त होता है, ऊर्जा होती है अगर ये तेज गति से चले। अब देखिए आगे, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने की परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु के कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। अब देखिए आगे विक्षेपित हो जाएंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा, उन्होंने अनुमान तो लगाया था कि विक्षेपित तो होंगे, इन कणों से विक्षेपित तो होंगे, लेकिन उन्होंने यह अनुमान लगाया कि ये ज़्यादा विक्षेपित नहीं होंगे, ठीक है। और क्योंकि भारी थे, ये अंदर वाले जो कण है वो हल्के, और ये जो अल्फा कण वो क्या थे, बहुत भारी थे। तो देखिए आगे क्या होता है, देखो ये सोने की पन्नी और ये अल्फा कण। तो जैसे ही अल्फा कण ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, 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 सीधा, बहुत सारे अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण क्या हुए कि कोणों पे विक्षेपित हो गए। क्या हो गए, कोणों पे विक्षेपित हो गए। ये देखो, ये जैसे ये कोणों पे विक्षेपित हो गए, ये इधर चला गया। देखिए आपको मैं इसका एक मॉडल बता देता, इसका ये ऐसा होता है, देखो ध्यान से देखिए। जैसे मान लो ये सोने की पतली पन्नी, अपन एक परमाणु ले लेते हैं, एक ये परमाणु, एक ये परमाणु और एक ये परमाणु, ये बीच वाला परमाणु ले लेते हैं, ये है इसका नाभिक, ये है अल्फा कण स्रोत। और यहाँ पे इसने क्या किया, जिंक सल्फाइड का पर्दा पीछे भी लगा दिया और जिंक सल्फाइड का पर्दा कहाँ पे लगा दिया, आगे भी लगा दिया। जैसे ही यहाँ से इसने अल्फा कण मारे, तो जो अल्फा कण इस नाभिक से दूर थे वो तो क्या हो गए, सीधे निकल गए। जो अल्फा कण नाभिक से दूर थे वो तो क्या हो गए, सीधे निकल गए। जो अल्फा कण नाभिक से थोड़े पास से होकर गुजरे, उसमें क्या हो गया, अल्फा कण भी पॉजिटिव थे और नाभिक में ये जो प्रोटॉन है वो भी पॉजिटिव था। तो प्रतिकर्षण के कारण ये कुछ कोण पे थोड़ा मुड़ गए। जो अल्फा कण नाभिक से थोड़े पास से होकर गुजरे वो कुछ कोणों पर क्या हो गए, मुड़ गए। लगभग 12,000 में से एक अल्फा कण जो सीधा गया, जो एकदम बिल्कुल नाभिक के बिल्कुल सीधा गया, वो क्या हो गया कि उसी कोण पर क्या हो गया, वापस मुड़ गया। जो सीधा गया वो उसी कोण पर क्या हो गया, वापस मुड़ गया और आगे टकराया, इस पीछे वाले जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराया। और अल्फा कणों की एक खासियत ये होती है, ये आवेशित कण जब जिंक सल्फाइड
जिंक सल्फाइड यानी ZnS के पर्दे पर टकराते हैं तो यहाँ पे क्या कर देते, एक मतलब ये बोलते हैं इसको चिंगारी उत्पन्न करते हैं। चिंगारी से अपन को जानकारी होती है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे जैसे अल्फा कण एक गया तो यहाँ टकराया तो हमें पता चलता है कि एक अल्फा कण इधर टकराया है। क्यों? क्योंकि अल्फा कण दिखते नहीं है, इसलिए जैसे ही चिंगारी होती है तो हमें जानकारी हो जाती है कि यह अल्फा कण यहाँ टकराया है, अल्फा कण यहाँ टकराया, अल्फा कण यहाँ टकराया, अल्फा कण यहाँ टकराया। उसने देखा कि 12,000 अल्फा कणों में से लगभग एक चिंगारी पीछे हुई, तो उसने ये भी अनुमान लगाया कि 12,000 में से एक कण वापस आया है। तो उसने क्या अनुमान लगाया कि अल्फा कण चूँकि बहुत भारी होते हैं, अल्फा कण चूँकि बहुत भारी होते हैं, इसलिए उसने ये अनुमान लगाया कि अल्फा कण सीधा जाने की बजाय वापस पीछे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बहुत बड़ी शक्ति इसके सामने खड़ी है। ठीक है, सुनिए, अल्फा कण जैसे मान लो इधर जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कोई है और वापस टकरा के पीछे आ गया, तो रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया यार अल्फा कण को भी वापस भेजने वाला, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो वापस अल्फा कण को पीछे भेज रही है। तो उसने ये अनुमान लगाया कि जो अल्फा कण से भी जो ज़्यादा जो धनावेश है, यानी कि पूरा परमाणु का जो धनावेश है वो कहीं ना कहीं एक भाग में पूरा का पूरा इतना ज़्यादा धनावेशित केंद्रित है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अल्फा कण भी उससे टकरा कर वापस आ रहा है। अब देखिए, तो अपन पढ़ते हैं। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया, इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। अब देखो, इसने क्या आशा की थी, आशा तो ये वाली की थी, और परिणाम क्या निकले देखिए। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। उसने ऐसा सोचा था कि यार जो टॉमसन ने मॉडल दिया है तो क्या होंगे कि ये टकरा के फिर थोड़ा विक्षेपित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टकरा के थोड़ा विक्षेपित हो जाएंगे। लेकिन उसने जैसे ही देखा कि बहुत सारे अल्फा कण तो क्या हो गए, सीधे निकल गए। बहुत सारे अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। अब देखिए आगे दूसरा, उसको क्या देखो, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यानी कि कुछ अल्फा कण आए और जैसे ये आया तो छोटे कोण से, यानी छोटे से कोण से विक्षेपित हो गए ऐसे। अब देखिए आगे, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। ये जिंक सल्फाइड का पर्दा, यहाँ से अल्फा कण मारा, ये परमाणु जैसे अल्फा कण मारा तो एक अल्फा कण वापस पीछे की ओर आ गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। रदरफोर्ड ने ऐसा देखा कि 15 इंच का जो तोप का गोला है उसको आपने टिश्यू पेपर को आपने क्या किया, टिश्यू पेपर पे मारा और वो टिश्यू पेपर को चीर के बाहर नहीं जा रहा बल्कि वो अपने को ही वापस चोट पहुंचा रहा है। तो उसको ये थोड़ा अजीब लगा कि यार कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखिए आगे, इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान ले कि बच्चा अपनी आंखों को बंद किए एक दीवार के सामने खड़ा है, उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। इसका मतलब 10 पत्थर फेंकेगा तो 10 बार आवाज़ आएगी। अब देखिए आगे, लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंके, जैसे मान लो तार है, तार से घिरी हुई 4 दीवारी ऐसे, तो मान लो उसने 10 पत्थर फेंके और उसको आवाज़ खाली 3 सुनाई दी, यानी कि 7 पत्थर क्या हो गए, आर पार निकल गए। तो उसने रदरफोर्ड ने भी ये अंदाज़ा लगाया कि हमें ये जो अल्फा कण है वो पीछे जिंक सल्फाइड के पर्दे पर दिखाई दिए। इसका मतलब है कि भाई परमाणु का अंदर का जो अधिकांश भाग है वो खोखला, इसलिए तो इसके आर पार से होकर पीछे की ओर जा रहे हैं। अगर ये पूरा ये जो अगर खोखला नहीं होता भाग तो वहाँ पर टकरा के इधर इधर कहीं जाते या फिर वापस पीछे आ जाते। तो देखिए आगे, तो अधिकतर पत्थर उसे घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी खाली स्थान है जिनके बीच से पत्थर निकल जाता। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने भी निम्न परिणाम निकाले। रदरफोर्ड ने क्या परिणाम निकाला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। जब सीधे ही बाहर निकल गए तो यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ, वापस पीछे आया ना 180 डिग्री पर, तो जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। कि सोने के परमाणु का जो पूर्ण धनावेशित भाग है वो द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान है वो परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में, यानी बहुत एक छोटी सी जगह में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना होती है।
यानी कि आप नाभिक को एक बॉल मान ले, छोटी सी गेंद मान ले खेलने की, तो आप ये जो परमाणु की त्रिज्या है, ये पूरा जो घेरा है उसको 5 किलोमीटर एरिया मान ले, 5 किलोमीटर त्रिज्या मान ले। नाभिक को अगर आप बॉल मान ले, ये जो परमाणु की ये जो साइज है, ये जो परमाणु की त्रिज्या है, इसको आप 5 किलोमीटर का ये एरिया मान सकते हैं पूरा। इतना बड़ा परमाणु होता है। आप वास्तव में ऐसा नहीं, लेकिन तुलना के माध्यम से कि इतना बड़ा परमाणु और नाभिक में ऐसे तुलना होती है कि परमाणु नाभिक से 10⁵ गुना बड़ा होता है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। देखिए, पहले तो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, उसके बाद उसको कुछ परिणाम निकले। अब इसने क्या किया कि उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले, उस निष्कर्ष के आधार पर उसने मॉडल प्रस्तुत किया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तो परमाणु जो इसने मॉडल दिया वो ऐसा मॉडल दिया, एक ऐसा मॉडल बनाया थर्माकोल से। उसने बोला कि ये जो क्या होता है, नाभिक होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के और वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, वर्तुलाकार मार्ग में ऐसे चक्कर लगाते ऐसे। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता। नाभिक का आकार बहुत छोटा था, परमाणु बहुत बड़ा होता है। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों की बात करते हैं। तो एक भाई आए थे मैक्सवेल। कौन आए थे? मैक्सवेल ने बोला था, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल, ठीक है। अब देखिए, मैक्सवेल ने बोला था कि जब कोई, ये जैसे नाभिक है, और जब कोई ये जो आवेशित कण, जब कोई जैसे इलेक्ट्रॉन भी आवेशित है, यानी आवेशित तो है, जब कोई आवेशित कण किसी वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो वो लगातार अपनी ऊर्जा का क्या करता रहता है, ह्रास करता रहता है। और जब लगातार अपनी, जैसे ये है, तो जैसे यहाँ से चक्कर लगा रहा है तो लगातार अपनी ऊर्जा का क्या करता रहेगा, ह्रास करता रहेगा। तो जैसे पहले तो इस कक्ष में घूम रहा था, वो क्या करेगा कि इस कक्षा में घूमता घूमता ऊर्जा का ह्रास करेगा, तो वो क्या आ जाएगा, निचली कक्षा में आ जाएगा। अब कौन सी कक्षा में घूमेगा, इस कक्षा में। इस कक्षा में चक्कर लगा रहे, और क्या होगा कि वो लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा, ऊर्जा बाहर निकालेगा, तो क्या करेगा, अब इस कक्षा में घूमने लगेगा, फिर धीरे धीरे इस कक्षा में घूमने लगेगा, ये फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। तो देखिए, कमियों की बात करते हैं अपन। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा और त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। यानी कि लगातार वो घूमता किस में आ जाएगा, घूमता घूमता नाभिक में टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु तो स्थायी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु तो है और वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती। तो इस बात को ये जो रदरफोर्ड है वो समझाने में असफल रहे। अब देखिए, आगे बात करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। इस कमी को दूर करने के लिए बोर आए। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ सुझाव दिए। देखिए क्या बोला, निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। रदरफोर्ड को बोला गया था कि भाई अगर आवेशित कण अगर चक्कर लगाएगा तो धीरे धीरे वो निचली कक्षा में आते जाएगा और निचली कक्षा में आते आते वो नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करते कि सभी कक्षा में चक्कर लगाते। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाएगा, ये जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएगा। तो उसने ऐसा बोला, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। और उसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन भले ही वर्तुलाकार मार्ग में गति कर रहा है और भले ही आवेशित करना है, लेकिन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ये अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते, एनर्जी बाहर नहीं निकालते, इसलिए वो निचली कक्षा में गिरते नहीं है। ठीक है। अब ये जो कक्षा है ये KLMN या संख्या 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई देती है। जैसे ये K कक्षा, LMN। देखिए आगे बात करते हैं। न्यूट्रॉन। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक अपरमाणिक कण न्यूट्रॉन की खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो ईंट पर गोल नाच। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। ईंट पर गोल नाच, कैसा नाच? ईंट पर गोल नाच। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की?
थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। ना यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किसने की? जेम्स चैडविक ने। तो वापस ईट पर गोल नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इसको आप याद रखना। आगे देखते हैं। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अप्रमाणिक कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। एक अप्रमाणिक कण को खोज निकाला जो जिसका आवेश नहीं था लेकिन ये द्रव्यमान में प्रोटॉन के क्या था? बराबर था। फिर अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। सामान्य न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान आता है, जैसे मान लो किसी का 4 द्रव्यमान है, ठीक है, 4 म्यू, तो 2 तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और 2 किसका द्रव्यमान? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान आता है। अब देखिए आगे बात करते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते? देखिए, परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए किसने नियम दिया? बोर बरी, जिसको बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से होती है। किससे? 2n² से, यानी कि n बराबर 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1, तो पहले कक्षा में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2 रखो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी दूसरी कक्षा में कितना? 8, 3 3 9 स्क्वायर होगा ना इसका, 3 का स्क्वायर, तो 3 कितना? 9, 9 दूनी कितना? 18, तो पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2 रखा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरी कक्षा में रखा तो 3 9, 9 दूनी 18, 4 रखा अपन ने तो 4 16, 16 2 32 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आगे इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते जाते हैं 2n² फॉर्मूले से। जब n कक्षा या ऊर्जा स्तर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या k कोष में 2 होती है, दूसरे कक्षा या l कोष में 8 होती है, तीसरे कक्षा m कोष में 18 होगी, चौथे कक्षा n कोष में कितनी होगी? 32 होगी। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कक्षा में तो भले ही 2, 8, 18, 32 ऐसे होगी, ठीक है, लेकिन जो सबसे जो बारीक कोष होगा, जैसे मान लो के एल एम की बात करते हैं, इसमें एम में 18 तो होंगे, लेकिन इसका जो 18 है, जैसे एम कक्ष है तो इसमें भी कितने होंगे? 18, तो जो एम कक्ष का जो बारीक कोष होगा, एम कक्ष जैसे मान लो 3 से मिलकर बना होगा, तो ये पूरा एम कक्ष है, इसमें क्या होगा? जो बारीक कोष होगा कोष, उसमें कितना होगा? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाला भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। जब तक अंदर वाला कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भरेगा तब तक बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना के व्यवस्थित चित्र 4.4 में दिखाया गया। अब देखिए आगे बात करते हैं। संयोजकता क्या होती है? सिंपल सी बात है कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोष को जैसे मान लो किसी के परमाणु के कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके बाह्यतम कोष को पूरा करना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। हम पढ़ चुके कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन दूसरों के साथ क्या बनाते? बंध बनाते हैं। बोर बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। यह भी देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, यानी कि जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं वो किसी के साथ क्रिया नहीं करते, अक्रिय होते। क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। अब देखिए दूसरे शब्दों में
ऐसे तत्वों की सृजन शक्ति या संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है, यानी किसी के साथ क्रिया ही नहीं करेंगे तो उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का जो होता है उसके बाह्यतम कक्ष में कितना होता है? 1 और 2। और अपने को पता है हीलियम का पहला ही कक्ष है तो इसमें बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और अधिकतम 2 ही होते हैं इसमें। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता, इसलिए इसको अक्रिय गैस में रखा गया है। और अन्य 8 होते, अन्य में 8 होते, दूसरों में हीलियम के खाली 2 होते, बाकी में कितने होते? 8। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की सृजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाली सबसे बारीक कक्ष को अष्टक माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाली जो बारीक कक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है? अष्टक माना जाता। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं या आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं या उनको त्याग करते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को अष्टक बढ़ाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व का संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहलाती। यानी कि मान लो किसी कक्ष में जैसे मान लो 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इसकी संयोजकता कहलाती। मान लो किसी में जैसे मान लो बाह्यतम कोश में जैसे कि मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम की बात करते हैं बाह्यतम कोश में जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये कक्षा ही खत्म हो जाएगी, तो इसका ये जो बाह्यतम कोश ये हो जाएगा, इसमें 8 पूरे भरे रहते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसकी बाह्यतम कोश क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल होता है बजाय कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के, तो इसके लिए सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाता है। अब देखिए आगे, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 1 कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक और एल्यूमिनियम का देख के आप बता सकते हैं आराम से, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाइए जैसे। तो और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो सोडियम का होता है कितना? 11। मैग्नीशियम का होता है कितना? 12। तो 12 है तो इसका मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब देखिए इसी प्रकार एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता 7 होती है, तो किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना मुश्किल होता है, इसलिए ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इसकी संयोजकता अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जा सकती है। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? आप देख सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं ऑक्सीजन के बारे में। देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का पहले तो कितना होता है? परमाणु क्रमांक देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब देखिए 8 में 2 तो इस कक्ष में भर गए, 1 2 3 4 5 6 इसमें भर गए, बाह्यतम कोश में भर गए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह अपना अष्टक पूरा करता है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। देखिए आगे, पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 18 स्तंभ में दे रखी है। देखो 14.1 में ये दे रखी है। ये सब आप इसको देख लीजिए सारणी को ध्यान से और इसको करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? देखो परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या कुछ नहीं होती। परमाणु संख्या होती है कि इस परमाणु में कितने प्रोटॉन उपस्थित है। प्रोटॉन की संख्या कोई परमाणु संख्या है। जैसे मान लो ऑक्सीजन में जैसे मान लो 8 प्रोटॉन है तो ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी? 8 हो जाएगी। जैसे मान लो कार्बन में 6 है तो 6 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 6, या परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 6। देखिए हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए जैसे मान लो प्रोटॉन 1 है तो परमाणु संख्या 1,
क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 और इसके प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन, इसलिए इसकी परमाणु संख्या भी 6। इस प्रकार परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। देखो द्रव्यमान संख्या क्या आती है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ के अपन द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। तो ए बराबर कितना होता है? द्रव्यमान बराबर P प्लस N। देखिए आगे, एक परमाणु के अपर्माणिक कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियंस कहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को साथ मिलकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसमें नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन 12 म्यू इसका द्रव्यमान होता है, तो 6 तो प्रोटॉन होते हैं, तो सिंपल सी बात है 12 म्यू कैसे आया? प्रोटॉन का तो 6 बार आ गया, तो बचा कितना? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का भी 6 बार जोड़ के कितना द्रव्यमान आता है? 12 आता है। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 म्यू बराबर 12 म्यू। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 होता है। 27 होता है, इसमें प्रोटॉन तो 13 ही होते हैं, तो अपने को समझ में आ जाता है कि 27 अगर द्रव्यमान है तो 14 जो ज़्यादा आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? तो 14 न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है। तो 14 उसमें क्या आते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तत्व का प्रतीक इस प्रकार लिखा जाता है। देखो जैसे मान लो मेरे को एल्यूमिनियम का दर्शाना है, तो एल्यूमिनियम का तो परमाणु संख्या तो मैं यहाँ लिखूंगा, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 27, तो 27 मैं कहाँ लिखूंगा? यहाँ पे। मान लो मेरे को कार्बन का दर्शाना था, कार्बन का परमाणु संख्या तो यहाँ लिखूंगा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12, तो 12 मैं यहाँ लिखूंगा। इस प्रकार मैं इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए आगे, ये देखिए नाइट्रोजन, ये 7 N और 14 परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु क्रमांक। अब देखिए आगे, समस्थानिक। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। कुछ ऐसे तत्व भी खोज निकाले जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान थोड़ा अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसकी अब हाइड्रोजन को ले लो, इसके 3 परमाणिक स्पीशीज होते हैं, प्रोटियम 1H1, 1H2 और 1H3। अब देखिए परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने का मतलब है इसमें न्यूट्रॉन कितना है? कुछ भी नहीं है। इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन कितने? 2 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, में परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। इस तरह के उदाहरण जैसे कार्बन 6-12, कार्बन 6-14, कार्बन ये 2 हो गए, तो इसमें देखो परमाणु क्रमांक तो 6 है लेकिन द्रव्यमान इसमें 12 है और इसमें कितने? 14। इसी प्रकार क्लोरीन की बात करते हैं, 17-35 और 17-37, क्रमांक तो समान है लेकिन देखो द्रव्यमान 35 और 37 है, तो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिक को हम इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु, ये एक ही तत्व है ना, क्लोरीन और क्लोरीन के, ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, 1H1 को, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। अपन बोलते हैं H2O को जल बोलते हैं, और अगर ये ड्यूटेरियम से बना होगा D2O तो इसको क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं। क्या होता है? भारी जल, क्योंकि इसमें ये भारी होता है, थोड़ा वजन में भारी होता है ना, इसका भाई 2 होता है। अब देखिए आगे, बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध होता है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक के रूप में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 और 37 होता है। 3 अनुपात में तो 35 वाला होता है और 3 अनुपात और 1 अनुपात में क्या होता है? 37 वाला होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान माना जाए, इसलिए अपन क्या निकालते? इसका औसत निकालते हैं। 3 भाग यानी 75 भाग तो 35 वाला और 25 भाग 37 वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करके 105/4 और 37/4, तो दोनों का आंसर आएगा कितना? 35.5। इसका एवरेज अपन 35.5 निकाल लेते हैं। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणु को औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु के द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होगा। लेकिन अगर एक तत्व के समस्थानिक रूप में उपस्थित है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या ये है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक और होंगे और औसत द्रव्यमान 35, इसमें क्लोरीन के समस्थानिक हो गए, 35 वाला भी होगा और 37 वाला। औसत निकालेंगे तो 35.5 आएगा।
समस्थानिक के अनुप्रयोग। कुछ समस्थानिक के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, उनमें से कुछ है देखिए। जैसे यूरेनियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में जो कोबाल्ट का समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और घेंगा रोग यानी गलगन रोग होता है आयोडीन की कमी से, तो घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्थानिक होते हैं उसी प्रकार समभारिक भी होते हैं। वे परमाणु जिनमें भार तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब देखिए, जैसे दो तत्व, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18। कैल्शियम की कितनी है, कैल्शियम की है 20 और आर्गन की कितनी 18। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, इसकी भी 40 है और इसकी भी 40 है। देखो वे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक तो अलग होता है लेकिन जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियन की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता। इसमें देखो द्रव्यमान तो समान है 40-40, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें तो 20 है और इसका कितना है 18। तो इसमें क्या है कि परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ठीक है, तो समभारिक कहलाते हैं।